हेलो छात्र मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। छात्रों, कोरोना यह एक महामारी है, तो क्या हम सबके पास भी रक्षा कवच के रूप में मास्क और सैनिटाइजर हैं। इनका उचित उपयोग करके और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर हम कोरोना की जंग एक दिन जीत ही लेंगे। भला यह महामारी हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा खड़ी नहीं कर सकती। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हिंदी व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपने व्याकरण विषय में कुछ नया सीखेंगे। आज के हमारे व्याकरण का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। मित्रों, उपसर्ग शब्द में जो उप शब्द आया हुआ है, इसका मतलब होता है पहले। अर्थात उपसर्ग शब्द में उपसर्ग की परिभाषा स्वयं ही परिभाषित होने लगती है, जिसका मतलब होता है जब कोई अक्षर या अक्षर समूह किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। एक बार फिर देखिए, जब कोई अक्षर या अक्षर समूह किसी शब्द के पहले लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। छात्रों, उपसर्ग में जो अक्षर या अक्षर समूह का प्रयोग किया जाता है, ये अपने आप में अर्थहीन होते हैं। जब तक ये अक्षर या अक्षर समूह अकेले होते हैं, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। परंतु जब ये किसी शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं तो उनका एक नया अर्थ निर्मित हो जाता है। देखिए बच्चों, मेरे पास कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि शब्द है घर। घर शब्द में हमें उपसर्ग लगाना है। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि घर यह मूल शब्द है। घर का मतलब मकान होता है। लेकिन अगर इस घर शब्द में हम उपसर्ग के रूप में एक अक्षर जोड़ते हैं, बे। बे का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, परंतु जब बे घर के साथ में जुड़ जाता है तो नए शब्द का निर्माण होता है, बन जाता है बेघर, अर्थात जिसका कोई घर ना हो। ठीक उसी तरह से अगला उदाहरण हम देखते हैं, वार। दोस्तों, वार का मतलब होता है दिन, अर्थात जैसे आज बुधवार है, कल गुरुवार है, और इसका दूसरा अर्थ होता है हमला करना। तो इस तरह से वार के दो अर्थ हुए। परंतु जब हम इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं तो यह वार का अर्थ परिवर्तित कर देता है। देखिए, उपसर्ग हम लगाते हैं इसमें परि। जब परि लगा दिया जाता है तो नया शब्द बनता है परिवार, अर्थात कुटुंब। तो इस तरह से कोई अक्षर या अक्षर समूह का मतलब होता है एक से अधिक अक्षर। अब देखिए, यहाँ पर बे और परी, इनका कोई भी अलग से अर्थ नहीं है। जे अर्थहीन होने के कारण इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब इसी तरह से हम कुछ नए शब्दों के बारे में देखते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं, हम इन्हें देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर उपसर्ग के रूप में उपसर्ग आया हुआ है। यह उपसर्ग ही है, उप, और हमारा मूल शब्द है वन। वन में हमें उपसर्ग लगाना है। वन में जब हम उप लगा देते हैं इस प्रकार से,
तो नया शब्द तैयार होता है उपवन। उपवन का मतलब होता है बगीचा। ठीक उसी तरह से द्रव शब्द है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ यानी लिक्विड। इसमें अगर उपसर्ग लगा दिया जाता है तो नया शब्द तैयार हो जाता है उपद्रव। उपद्रव मतलब खूब मस्ती करना, उधम मचाना, उसे कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, कार। कार का अर्थ आप सभी जानते हो। कार में उप लगा दिया जाए, एक नया शब्द बन गया उपकार, जिसका मतलब होता है एहसान। अगला उपसर्ग देखते हैं, ना उपसर्ग है। ना उपसर्ग हमें समझ शब्द में लगाना है। ना लगा दिया तो बन गया ना समझ। काम शब्द है। काम अर्थात वर्क, इसमें ना लगा दिया जाए तो बन जाता है शब्द नाकाम। अगला उपसर्ग देखिए, प्र उपसर्ग है। मूल शब्द उसका देश है। देश में प्र लगा दीजिए, शब्द बन गया प्रदेश। देश मतलब पूरा राष्ट्र होता है, प्रदेश मतलब जो देश के भीतर एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगला शब्द है काश। काश में प्र लगा दिया जाए तो बन जाता है प्रकाश अर्थात उजाला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दुर उपसर्ग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि र में हलंत लगा हुआ है। जब किसी व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है तो वह व्यंजन अपने आप में आधा हो जाता है। तो र का आधा स्वरूप हमें इस दिए गए शब्द में लगाना है। शब्द है यहाँ पर गुण। गुण का मतलब होता है क्वालिटी। अब हम यहाँ पर दू लिखेंगे पूरा और र लिखना है हमें आधा। तो आधा र लिखने के लिए हमें इस तरह से तैयार करना है। बन गया शब्द हमारा दुर्गुण। दुर्गुण अर्थात बुरे गुण। अगला उदाहरण देखिए, गंध। गंध का मतलब होता है महक। अब इस महक अर्थ वाले शब्द गंध में हमें दुर लगाना है। हम दू लगाएंगे और उसमें यहाँ अगले अक्षर में आधा र का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। तो बन जाएगा शब्द दुर्गंध। दुर्गंध अर्थात जो अच्छी गंध नहीं होती है, जो अच्छी महक नहीं होती है। अगला उदाहरण के रूप में शब्द है बल। बल मतलब ताकत और इसमें हम दुर लगाते हैं। दू लिखा और आधा र लिखा, बन गया शब्द दुर्बल अर्थात कमजोर। ठीक उसी तरह से छात्रों देखिए, यहाँ पर निर उपसर्ग लगाया गया है। निर उपसर्ग के प्रयोग में भी र का आधा उपयोग करना है। यहाँ पर गुण आया है, फिर से गुण में ही हमें निर का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम नी लिखेंगे पूरा ज्यों का त्यों और र को बना देंगे आधा इस प्रकार से। शब्द बन गया यहाँ पर निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ पर शब्द मिला है हमें बल। बल यानी ताकत, जैसा कि पहले बताया यहाँ पर मैंने। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अब हम नी लिखेंगे, आधा र लिखेंगे ब के ऊपर। शब्द बन गया निर्बल अर्थात कमजोर। अगला उदाहरण है धन। धन यानी संपत्ति। इसमें निर लगाना है तो नी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और आधा र लिखेंगे। तो इस तरह से शब्द बन गया निर्धन अर्थात जो गरीब होते हैं उसे कहते हैं निर्धन। अगला उपसर्ग देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर है सु। सु का प्रयोग करना है हमें मूल शब्द विचार में। विचार के पहले हम सु अक्षर को लगाते हैं। सु उपसर्ग लगा देने से शब्द बन गया सुविचार यानी अच्छा विचार, अच्छी बातें। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र में हम सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। पुत्र मतलब बेटा और सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा बेटा। तो इस तरह से उपसर्ग हम जो
मूल शब्द होते हैं उनके पहले लगाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि उपसर्ग लगा दिए जाने पर जो मूल शब्द होता है उनका अर्थ बदल जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ नए शब्द बनाने के लिए कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। प्रश्न है हमारा, उपसर्गों को मूल शब्द में जोड़कर नए शब्द बनाओ। छात्रों, यहाँ पर देखिए, लाल अक्षरों में उपसर्ग दिए गए हैं और नीले अक्षरों में, नीले शब्दों में, नीले रंग में शब्द तैयार करके बताए गए हैं। अब हम इनमें जो उपसर्ग हैं उन्हें रेखांकित करते हैं। देखिए, अव से बना अवगुण, ये नया शब्द हो गया। ये उपसर्ग लगाया और नया शब्द तैयार हो गया। बेबात, प्रयत्न, नाकामयाब, सुविचार, बद से बना बदनाम, आ से बना आकाश, अनु उपसर्ग से बना अनुशासन, दुर से बना दुर्गुण, परि उपसर्ग से बना परिभाषा। तो दोस्तों, देखा हमने, उपसर्ग शब्द को मूल शब्द में जोड़कर नया शब्द तैयार होता है। छात्र मित्रों, देखते हैं हम शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखो। अर्थात यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से हमें उपसर्ग को और मूल शब्द अर्थात जो मुख्य शब्द होते हैं दोनों को अलग अलग करके बताना है। तो इसे अलग करने के लिए हम देखते हैं पहला शब्द है कुपुत्र। अब इस कुपुत्र में से हम उपसर्ग को ढूंढेंगे। तो इसमें उपसर्ग है कु, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुसर्ग। उसके बाद मुख्य शब्द बन गया है हमारा, बच गया है जो शेष, वह है पुत्र। ठीक इसी तरह से हम अगले शब्द को देखते हैं। शब्द है हमारा बदहाल। बदहाल में उपसर्ग है बद और हाल है उसका मूल शब्द। उसी प्रकार प्रतिछाया, इसमें उपसर्ग है प्रति और छाया है उसका मूल शब्द। अगला शब्द है आमरण। आमरण में आ उपसर्ग है और मरण जो है उसका मूल शब्द है। अनुशासन, इसमें अनु उपसर्ग है तो शासन इसमें मूल शब्द है। अगला है निर्मल। निर्मल में उपसर्ग है निर, आधे र का प्रयोग है यहाँ पर। देखिए, म के ऊपर आधा र लगा है, इसलिए यहाँ पर हम र को हलंत लगा करके आधा दर्शाएंगे। बन गया यहाँ पर उपसर्ग निर और यहाँ पर मूल शब्द का बन जाता है मल। उसके बाद में है दुर्गंध। दुर्गंध में भी हम पहले लिखेंगे दु और फिर र को हलंत करके आधा बताएंगे और यहाँ पर दुरुपसर्ग हो गया अलग और यहाँ पर मूल शब्द हमें मिल जाता है गंध। तो छात्रों, हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को हम इन शब्दों में से अलग कर सकते हैं।